Hello everyone, I am Akshay and today we will start our fourth lecture of thermodynamics. फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ने से पहले हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर हम कैसे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, किस तरीके से उनके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई भी किए थे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हीट एंथैल्पी। हीट एंथैल्पी को H सिंबल H कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। और हीट एंथैल्पी की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, पहले उस सिंपल डेफिनेशन को देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले क्या वर्ड यूज कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी ले रहा है प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी के सम को हम सिंपल क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो कोई भी बोलता है कि हीट एंथैल्पी होता क्या है, तो हीट एंथैल्पी एक तरीके से इंटरनल एनर्जी और वहां पे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है उन दोनों का जो सम होगा वो हीट एंथैल्पी के बराबर होगा, एच के बराबर होगा। ठीक है, अब एच जो है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ई भी एक स्टेट फंक्शन है और ये जो पी वी ये दोनों स्टेट फंक्शन है। तो पूरा का पूरा जो तुम्हारे पास हीट एंथैल्पी निकल आएगा वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो इस वजह से एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन है। इसी तरीके से जैसे हम ई की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, हाँ, लेकिन हम उसके बीच में डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, उसी तरीके से हम अगर ई की फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो एच की कभी नहीं निकाल सकते। इसी वजह से हम एच की एब्सोल्यूट वैल्यू को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर हम एच की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम उसके डिफरेंस को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उस चीज को भी देखेंगे। लेकिन एच एक स्टेट फंक्शन होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एच ई पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एच भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया तुम लोगों को कि यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सपोज मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है जो स्टेट 1 में था, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। स्टेट 1 में उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, स्टेट 2 में जब वो चला गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो गई। एंथैल्पी H1 थी, H2 हो गई। प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 एंड मोल्स N1 से N2 में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो जो उसके बेसिक पैरामीटर्स थे वो चेंज हो गए। बेसिक पैरामीटर चेंज हो गए तो उनको कैसे यूज करना है देखते हैं। अगर मैं स्टेट 1 की बात करूं तो स्टेट 1 के लिए मैं लिख सकता हूं H1 इक्वल्स टू E1 प्लस P1 V1। H1 क्या लिख सकता हूं, H1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस P1 V1। H2 के लिए लिख सकता हूं E2 प्लस P2 V2। अगर मैं इन जैसे कि हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। E2 माइनस E1 को मैंने डेल्टा E लिख दिया और P2 V2 माइनस P1 V1 को मैंने डेल्टा PV लिख दिया। डेल्टा PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क में चेंज। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्चुअली होता क्या है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। डेल्टा PV को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा PV एक तरीके से हमारे पास हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमारे पास डेल्टा PV निकल के आएगा। अब अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा। तो उसको हम P के इक्वल मान लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा P है ये P ये P2 P1 सेम हो गया, तो यहाँ से P बाहर निकाल दिया तो V2 माइनस V1 बचेगा। V2 माइनस V1 को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा P। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे मोल्स में भी चेंज किया है, तो मोल्स में चेंज कब होगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई पिस्टन मूव कर रहा हो, तो वहां पे कोई गैस उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको कंप्रेस कर रहे होंगे। ये दो चीज हो सकती है, वहां पे मोल का चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तभी वहां पे मोल्स का चेंज आएगा। तो सपोज यहाँ पे अगर मोल्स का चेंज भी आ रहा है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, PV1 इक्वल्स टू N1 RT और PV2 इक्वल्स टू N2 RT। ठीक है, तो PV2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या हो गया, P डेल्टा भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया, N2 माइनस N1 इंटू RT। N2 माइनस N1 को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा NG, डेल्टा NG लिख रहा हूँ। तो ये जो P डेल्टा V की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। P डेल्टा V की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। तो डेल्टा NG का सिंपल क्या है, N2 माइनस N1। अब N2 सिंपल क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, जो गैसियस प्रोडक्ट बना है। जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, इस रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट क्या बना है, NH3। तो NH3 के कितने मोल है, तो 2 मोल है। तो यहाँ पे इसके आगे 2 लगा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसके 2 मोल है। तो 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट,
गैसियस रिएक्टेंट कौन कौन है, ये दोनों गैसियस रिएक्टेंट है, यहाँ जी है, यहाँ पे भी जी है, मतलब ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। एक मोल इसका और 3 मोल इसके, कितने हो गए टोटल 4 मोल। तो 2 माइनस 2 2 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया -2। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एनजी निकल के आया वो कितना निकल के आया -2 सिंपल निकल के आया। डेल्टा एनजी के बारे में थोड़े और क्वेश्चंस मैं आगे बताता हूँ, तब तक के लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से डेल्टा एच और डेल्टा ई के अंदर एक रिलेशन निकल के आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट करने पे हम पता लगा सकते हैं कि उसका डेल्टा एन जी क्या होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वहां पे बात किया था, लेकिन डेल्टा एन जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए मैंने, तो इन रिएक्शंस के हम डेल्टा एनजी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कि H2 गैस और Br2 गैस रिएक्ट करके 2HBr गैस बना रही है। तो इस रिएक्शन का अगर हमें कोई डेल्टा एनजी पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो डेल्टा एनजी हमारा सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर ये है HBr और इसका जो भी कोफिशिएंट है इसके यहाँ पे 2 मोल्स है, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे रिएक्टेंट ये दोनों है, तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसका डेल्टा एनजी 0 है। सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड रिएक्शन का अगर हमें डेल्टा एनजी फाइंड आउट करना है तो इसका डेल्टा एनजी होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। प्रोडक्ट के अंदर ये भी गैस है ये भी गैस है, तो 2 और 1 3 मोल हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हो गए, तो 3 माइनस रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसका डेल्टा एनजी काउंट नहीं होगा, इसमें बस ये गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 3 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1। मतलब ये वाली इक्वेशन का डेल्टा एनजी तुम्हारे पास सिंपल क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। फिर ये वाली रिएक्शन देते हैं PCl5 गैस से PCl3 प्लस Cl2 गैस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एनजी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो डेल्टा एनजी होगा 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल इसके, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल है और रिएक्टेंट में गैसियस का 1 मोल है, तो 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा सिंपल हमारे पास 1। तो इसका डेल्टा एनजी कितना आएगा 1 निकल के। फिर हमें डेल्टा एनजी निकालना है फोर्थ वाली इक्वेशन का। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर H2 गैस और O2 गैस है, H2 का 1 मोल है और इसका हाफ मोल है, तो टोटल कितना प्रोडक्ट के अंदर गैसियस मोल हो गए 1 प्लस हाफ, मतलब 3/2। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, माइनस इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड है तो इसका हमें काउंट नहीं करना है, 3/2 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिक्विड के यहाँ पे हमारा डेल्टा एनजी वो कितना होगा 3/2 होगा। लास्ट वाली क्वेश्चन पे चलते हैं। CH4 इज इक्वल टू प्लस 2 O2 से कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस 2 H2 लिक्विड। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ये लिक्विड है तो उसका काउंट नहीं होगा, ओनली किसका काउंट होगा CO2 का। तो यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट का जो गैसियस मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है वो ओनली 1 है। रिएक्टेंट के अंदर ये भी गैस है और ये भी गैस है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, तो टोटल हो गए 3 मोल, तो 1 माइनस 3 आंसर आएगा -2। मतलब इस इक्वेशन का जो डेल्टा एनजी होगा वो कितना निकल के आएगा, वो -2 निकल के आएगा। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमें डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बस गैसियस चीजों को ही देखना है, बाकी किसी को भी नहीं देखना है। बस गैसियस में जो प्रोडक्ट में है उसके मोल्स में माइनस कर देंगे हम किसके साथ, जो रिएक्टेंट के अंदर गैसियस मोल्स है, और हमारे पास डेल्टा एनजी का आंसर निकल के आ जाएगा। इसी के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर हो गई है, तो डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके निकल के आ जाएगी, डेल्टा ई के। मतलब हीट एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। कब, जब डेल्टा एन जी 0 होगा। कब, जब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट के अंदर जो मोल है वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ जो गैसियस मोल से उनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये प्लस ये ऐड करने पे डेल्टा एच आएगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से ज्यादा आएगी, और डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से कम आएगी। काफी सिंपल सी चीज है। तो ये चीजें क्यों बतानी पड़ रही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताओ डेल्टा एच और डेल्टा ई में कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, या बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज या एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी में चेंज में कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है। तो कोई भी वैल्यू ज्यादा बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके डेल्टा एनजी वैल्यू पे। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q प्लस W। तो W होता है हमारे पास माइनस P डेल्टा V, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये P एक्सटर्नल डेल्टा V एक तरीके से लिखा हुआ है
W की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो Q माइनस पी डेल्टा वी हो गया, पी डेल्टा वी इधर गया तो Q इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हमने 1 में हमने देखा था कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को देखोगे तो दोनों सिमिलर दिखेगी तुम्हें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है Q और डेल्टा। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा H। लेकिन Q इक्वल टू डेल्टा H कब होगा, जब ये P कांस्टेंट होगा। P कांस्टेंट होगा मतलब क्या है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम्हारा Q निकल के आएगा, Q मतलब हीट एक्सचेंज, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। तो यहाँ से एक और चीज पता चल रही है कि अगर कोई क्वेश्चन में हमें ये बोलता है कि बताओ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसकी वैल्यू एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है, मतलब वो वैल्यू डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एनजीआरटी, ये कुछ टर्म है जिसको हम यूज करके इक्वेशन बनाया हमने। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये सारी इक्वेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फिर हमने देखा कि किस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा हीट एक्सचेंज होता है वो हीट एक्सचेंज एंथैल्पी में चेंज के बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें वो बोलता है कि हमें हीट एक्सचेंज बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसका मतलब वो हमें डेल्टा एच की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो आई थिंक तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें थोड़ी सी चीजें वहां पे क्लियर होगी कि एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है। इसी के साथ मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर एक और टर्म यूज किया था, क्यूवी। क्यूवी का मतलब है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज की बात करते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वी कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो है, वॉल्यूम में चेंज जीरो मतलब वर्क नहीं हो रहा है, वर्क की वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो डब्ल्यू हो गया जीरो। अगर डब्ल्यू जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। क्यू को मैंने क्यू भी बोल दिया। क्यू भी क्यों बोल दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है हीट एक्सचेंज की, वो किसके बराबर निकल के आती है, डेल्टा यू की। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि जब कभी भी हमें कोई बोलता है कि हीट एक्सचेंज बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसका मतलब वो हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज के बारे में पूछ रहा है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो दो चीजें यहाँ पे, एक आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर है। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक मतलब जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे हीट एक्सचेंज एंथैल्पी में चेंज के बराबर, और जहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस है वहां पर हीट एक्सचेंज डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो वर्ड है ये तुमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा और देखते हैं इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, उस सिस्टम का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 1 केल्विन बढ़ाओ, बात सेम है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर तुम बढ़ाते हो तो केल्विन में भी एक का ही चेंज होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाना है तो मुझे उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो हीट के फॉर्म में मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं एक तरीके से, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है उसको मैं क्या बोलता हूं, हीट कैपेसिटी, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी एक बार देखते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमें यहाँ पे चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे सी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया dq बाई dt। dq है बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी और dt है वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस। और थोड़ा सा इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई डेल्टा टी। q बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है कि अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, 1 मतलब टेम्परेचर में 1 का चेंज किया है बस,
तो डेल्टा टी 1 हो गया, तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी सी। तो वही यहां से डेफिनेशन बन के आई है कि अगर मैं 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर में चेंज करता हूं तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वो हीट कैपेसिटी। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी। यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसका क्या रीजन है कि अगर मेरे पास मास ज्यादा है तो ऑफकोर्स मुझे उस मास का अगर मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे हीट भी क्या लगेगी ज्यादा। तो यहाँ से जो हम देख सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक तरीके से मास पे डिपेंड कर रही है, और जो भी चीजें मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हीट कैपेसिटी पढ़ने के बाद अपना अगला जो टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन बोल सकते हो हीट कैपेसिटी का। इसके अंदर जनरली वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, उसका 1 ग्राम है, कितना लिया उसका 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम सिस्टम का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो जितना हीट चाहिए उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन 1 डिग्री, उसको मैं सिंपल क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में पर ग्राम की बात करते हैं, 1 ग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन एक बार देखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एम डेल्टा टी। Q यहाँ पे जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, M इसका मास, और डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी। तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तुम्हारा थोड़ा सिमिलर फेमिलियर होगा, जो तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। हीट कैपेसिटी जैसे यहाँ पे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि S जो होता है स्पेसिफिक, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मास के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब जितना हीट प्रोवाइड किया मैंने उसके उसके उतने मास से डिवाइड भी कर दिया। तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो एस की, चाहे तुम कितना भी मास लो, वो मास से वापस डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से सेम। और अगर वैल्यू हर बार सेम आएगी, इसका मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, और अगर वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। फिर आगे चलते हैं अपना मोलर हीट कैपेसिटी की तरफ। मोलर हीट कैपेसिटी में कुछ नहीं करना है, पहले स्पेसिफिक हीट के अंदर हमने क्या किया था, 1 ग्राम लिया था। मोलर हीट, मोल आ रहा है, मोल मतलब 1 मोल गैस है, उस 1 मोल गैस का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो कितना हीट लगेगा, उस हीट को ही क्या सिंपल बोल दिया हमने यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो C इक्वल टू आ गया Q बाई एन डेल्टा टी। हाँ, यहाँ पे मास था तो M आ गया था, यहाँ पे मोल है तो N डेल्टा टी आ गया। तो C इक्वल टू Q एन डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, NC डेल्टा टी। इसको भी हम C से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सारी बुक्स इसको C से रिप्रेजेंट करती है। तो कभी भी जनरली क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटेड आता है। तो हमें जनरली C जो टर्म यूज करना है वो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए ही यूज करना है। तो C इक्वल टू हो गया अपने पास Q बाई एन डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू हो गया NC डेल्टा टी। जिस तरीके से यहाँ पे मास से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ मोल से, मोल एक तरीके से मास C है, तो यहाँ पे C भी क्या हो जाएगा हमारा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 चीजें देखी, सबसे पहला हीट कैपेसिटी, दूसरा स्पेसिफिक हीट, और थर्ड देखा हमने मोलर हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट हमने देखा जब हीट कैपेसिटी मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए, उसी को क्या बोल दिया, हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम है और 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसको क्या बोल दिया, स्पेसिफिक हीट। 1 मोल है और 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसको क्या बोल दिया, मोलर हीट कैपेसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 टर्म पढ़े हमने, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट S एंड मोलर हीट कैपेसिटी C, क्या रिलेशन होगा उसको देखते हैं। S इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एम डेल्टा टी, यहां से हम देख सकते हैं। C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एन डेल्टा टी, यहां से देख सकते हैं। N क्या है, मोल है ना, मोल। मोल का फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, N इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। अब इस M की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया, तो M डिवाइड बाई कैपिटल M, तो ये हो गया Q इंटू एम डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी, ये C की वैल्यू हो गई। अब ये S और C आ रहा है ना, तो मैंने S डिवाइड बाई C कर दिया, तो S डिवाइड बाई C किया, तो Q बाई एम डेल्टा C से Q बाई एम डेल्टा टी तो क्रॉस हो गया, बच क्या गया ओनली 1 बाई m, तो 1 बाई m, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, C बाई m। यहाँ पे ये M क्या है, मोलार मास है, मोलार मास है।
तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द गैस। तो यहां से हम रिलेशन इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी के साथ एक रिलेशन शो करता है। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी क्या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी और उनके बीच में रिलेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। जैसे कि अभी हमने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा। अब हम इनको इन कुछ स्पेशल कंडीशंस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे चीजें होगी। इसको हम सीवी बोलते हैं, बी सिंपल मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो सीवी क्या होगा, क्यूवी बाय डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब वहां पे जो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा वो क्यूवी के बराबर होगा, तो क्यूवी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी हो गया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें पता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है, तो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो मैंने क्यूवी की जगह क्या पुट कर दिया, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन डेल्टा टी इंटू सीवी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा यू क्या है हमारे पास, डेल्टा यू है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास। सीवी क्या है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर है। एंड ऑल्सो एसवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीवी बाय एम। सीवी मतलब ये मोलर हीट कैपेसिटी और एसवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मोलार मास, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये एक रिलेशन वहां से निकल सकता है। फिर अगली चीज चलते हैं अपना, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर कोई हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करता है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, सीपी। तो सीपी कब होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। सीपी कब होता है, जब कांस्टेंट प्रेशर है। तो सीपी क्या हो जाएगा, क्यूपी बाय एन डेल्टा टी। क्योंकि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जो हीट एक्सचेंज हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यूपी के बराबर। और क्यूपी हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच के बराबर। तो डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी के बराबर हो गया। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, एन डेल्टा टी के बराबर, एन सीपी डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी हो गया। फिर हम बात कर सकते हैं यहां से कि जो सीपी क्या है, सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सीपी हो गई। तो ये किसके बराबर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी क्या हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मुझे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय उसका मोलार मास। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है यहाँ पे कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसका डेल्टा यू के साथ क्या रिलेशन है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसका डेल्टा एच के साथ क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से चीजें वेरी करेगी यहाँ पे थोड़ा। तो देखते हैं हम आगे थोड़ी और चीजें। यहाँ पे हमने सीपी और सीवी पढ़ा। सीपी क्या है, सीपी है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी। सीवी है हमारे पास यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इन दोनों में अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूं तो देखते हैं कि क्या रिलेशन निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। लेकिन अगर मैं छोटे से चेंज की बात करूं, स्मॉल चेंज की बात करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी डेल वी। मतलब अगर वहां पे वर्क छोटा हो रहा है, मतलब वहां पे जो चेंज हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा। तो डेल यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस पी डेल वी। तो डेल क्यू, ये जो तुम्हारा डेल क्यू की वैल्यू होगी ये कितनी आ गई, डी यू प्लस पी डेल वी। अब ये डी यू प्लस पी डेल वी एक्चुअली है किसके बराबर, डेल एच के बराबर है, क्योंकि डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो डेल एच लिख दिया। तो यहाँ से वही मैंने चीज वापस यहाँ पे रिपीट कर दी, डेल यू प्लस पी डेल वी इज इक्वल्स टू डेल एच हो गया। तो डेल यू अभी हमें पता क्या है, हमें डेल यू यहाँ से लिख सकते हैं छोटे से चेंज के लिए, एनसीवी डेल टी लिख सकते हैं ना, एनसीवी डेल टी लिख दिया। इसी तरीके से पी डेल वी को क्या लिख दिया, पी डेल वी को लिख दिया एनआर डेल्टा टी। तो एनआर डी टी तो नहीं लिख सकते, एनआर डेल टी लिख दिया, मतलब एक छोटे से चेंज के लिए। तो एनआर डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल एच की जगह क्या लिख दिया, एनसीपी डेल टी लिख दिया। तो एनसीवी डी टी डेल टी प्लस एनआर डेल टी इज इक्वल टू एनसीपी डेल टी हो गया। तो यहाँ से एन डेल टी और एन डेल टी कॉमन आ रहा है तो वो कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, सीवी प्लस आर इक्वल टू सीपी। तो सीवी प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास, सीपी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि सीपी को इधर लेके आओ तो, या इस सीवी को उधर लेके जाओ तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर। तो ये किस किस के, और आर क्या है तुम्हारा, आर है यहाँ पे तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है तुम्हारा यहाँ पे यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट, जो तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसी को मेयर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है और सीपी और सीवी एक्चुअली होता क्या है, तो ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आई थिंक जो डेरिवेशन था वो क्लियर होगा, ये जो दो डेफिनेशन है सीपी और सीवी की, ये भी तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे।